गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। ये एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पुनः नए क्लास के साथ हाजिर हो रही है और आपकी तैयारी की बेहतर के लिए 50 क्वेश्चन की सीरीज के साथ उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी TRE4 और KBS NBS और EMRS जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत आसान बनाएंगी ये, और आप अच्छे होंगे। और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों, मित्रों और सगे संबंधियों को, जिससे एग्ज़ाम टाइम एकेडमी का मनोबल और बढ़े और आपके लिए नए नए प्रश्नों को लेकर हाजिर हो। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं ये नए प्रश्नों के साथ। यहाँ पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है ये प्रश्न और ऊपर दिख रहा है यहाँ पे प्रश्न ये दिया गया है। आप आंसर करने की कोशिश करेंगे ये। तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है। ये मतलब कौन सा मौलिक अधिकार जो है निवारक निरोध द्वारा अवरोधित, मतलब क्या होता है, बाधित होता है। ये तो दिया गया है ऑप्शन: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये तो आंसर होगा दोस्तों, और हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं ये, तो आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा ये? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जो फंडामेंटल राइट ये है, मौलिक अधिकार निवारक निरोध अवरोधित होता है। मतलब किससे ये बाधित होता है? तो पहली बात ये हम लोग देखेंगे कि जो मूल अधिकार है ये भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 3। कितना दोस्तों ये है? भाग 3 में। ये पहला यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक देता ये है? अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक के अनुच्छेद को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोला जाता है ये मौलिक अधिकार के अनुच्छेद है। दोस्तों यहाँ पे ये भी आप देख लेंगे, इसको भी देखेंगे। और यहाँ पे जो आंसर हो रहा है ये क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग देखते हैं इसमें आर्टिकल कौन कौन से जुड़ा है ये। तो समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, 14 से 18 में क्या दिया गया है? समानता का अधिकार, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। और यहाँ पे दिया 19 से अनुच्छेद 19 से 22 तक, 19 से 22 तक अनुच्छेद। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक का, 23 से 24 तक का। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में वर्णित है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32 में। और इसमें जो है, जो रिट दायर की जाती है, रिटों का प्रावधान है। ये प्रावधान है जो 5 प्रकार की रिटें हैं ये। तो इस तरह से आप कई प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ ले लें, और इसके साथ लेने के बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब आगे जो प्रश्न दिया गया है ये यहाँ पे, तो आप आंसर करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न को पढ़ें, ठीक है, पढ़ें। आप देखिए, लिखा कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आप प्रश्न पढ़ें और आंसर करने का प्रयास करिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा,
लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो यहाँ पे दिया गया है ये कि किसके द्वारा ये क्या होता है, सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय है दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ऑप्शन दिया है केंद्रीय गृह मंत्रालय, संसदीय मामले के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो आंसर क्या होगा, ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा क्या होता है, ये सीधा सीध नियंत्रित किया जाता है। कंट्रोल कहाँ से किया जाता है, ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये देखिए दिया, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है। ये दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं उनको किस विधि से हटाया जा सकता है, मतलब जैसे नियुक्तियां होती हैं, अगर वो संविधान के अनुसार या यथोचित किसी असंवैधानिक गतिविधियों में लगे कार्य कर रहे हैं तो उसके द्वारा इनको हटाने की जो विधि है वो किस में दिया गया है। ये तो दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है, और ऑप्शन दिया अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा और जनमत संग्रह द्वारा। तो दोस्तों आंसर करने का प्रयास करेंगे। ये तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक विधि है और वह विधि क्या कहलाती है, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इनको हटाया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा दिया गया, ये महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इनको क्या किया जाएगा, ये हटाया जाएगा। ये और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, देखिए अनुच्छेद इसका प्रावधान, महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रावधान है यह किसमें किया गया, अनुच्छेद 61 में है ना, किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 61 में। तो यहाँ से कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 61 में, और राष्ट्रपति महोदय को हटाने की प्रक्रिया किसमें है, तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। कई बार हम यहाँ पे देखे हैं कि कई बार प्रश्न ऐसे नॉर्मल पूछ लेते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है। ये बहुत आसान प्रश्न होता है, कभी हम नहीं समझ पाते हैं तो ये गलतियां हमारी हो जाती हैं। ये भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम नागरिक दोस्तों किसको कहा जाता है, ये तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया होती है। अनुच्छेद किसमें वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया ये है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए और अब बताइए, जो शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है तो वह जो है किसमें बताया गया है। ये तो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन दे रहा है। ये कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो वितरण है ना, ये जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, तो भारतीय संविधान की 3 अनुसूचियां होती हैं। ये एक प्रशासनिक, एक विधायी और एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। 3 प्रक्रिया होती है, एक प्रशासनिक होती है, एक विधायी होती है और एक क्या होती है, न्यायिक प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे देखना है कि किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 246 तक का, अनुच्छेद 4 से 5 तक, अनुच्छेद 141 एवं 142 में, अनुच्छेद 56 और 57 में। दोस्तों यहाँ पे जो है ये विधायी शक्तियों का प्रावधान जो है तो इसमें किया गया है। ये शक्तियों का वितरण जो किया गया है इसमें किया गया है। और यह अनुच्छेद कितना से कितना तक होता है यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको। ये अनुच्छेद 245 से लेकर कितना से लेकर के दोस्तों 245 से लेकर के 255 तक का ये प्रावधान ये है। लेकिन जो ऑप्शन मतलब प्रश्न दिया गया है वो आंसर क्या होगा हमारा
अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 142 में अनुच्छेद केंद्र की कार्यपालिका के बारे में, केंद्र की जो कार्यपालिका होती है इसके बारे में बताया गया है। केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका, जो केंद्र की कार्यपालिका होती है इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, उसका कार्यकाल क्या है, उसकी अवधि क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, ये ढेर सारी चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया इसमें। ये तो भाग 5 जो हम लोग बोलते हैं ना, ये भाग 5 में अनुच्छेद जो संविधान का भाग, भारतीय संविधान का भाग 5 है। ये 5 में भी क्या केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन किया गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे। ये भारत का उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसका आशय है। दोस्तों आप पढ़ेंगे और आंसर करने का प्रयास करें कि जो ये यहाँ पे दिया गया भारत का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, तो इसका आशय क्या है। अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, ये आप इसका आंसर करें। ये ऑप्शन आपको दिया गया है, ये इसमें से एक आंसर होगा। ये भारत एक क्या है, अभिलेखीय न्यायालय है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कह रहा कि भारत एक उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। ऑप्शन दिया है कि इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना पड़ता है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक रूप मूल्य होता है, इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। डी ऑप्शन दिया है, इसमें या इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों आप बताने का प्रयास करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये तो आइए हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे भारत का उच्चतम न्यायालय जो है इसे अभिलेखीय न्यायालय क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसके क्या होते हैं, इसके निर्णय में साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, मतलब इसका एविडेंस होना चाहिए, इसके मूल्य जो हैं लिखित होते हैं ये, और इसलिए इसके हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी निर्णयों के साक्ष्यात्मक रूप का मूल्य होता है ये। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये बी होगा। ये बाकी इसमें से कोई आंसर नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए संविधान कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है। पूछ रहा है कि प्रश्न दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है, वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दिया स्थानीय स्वशासन का, ग्रामीण स्वशासन का, नगरीय स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण तथा नगरीय स्वशासन से संबंधित है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में से संबंधित है। ये तो क्या इसमें बताया गया है, क्योंकि एक 73वां संविधान संशोधन होता है और एक 74वां संविधान संशोधन होता है ना। तो यहाँ पे दिया है ये कि संविधान में, तो यहाँ पे दे रहा है ये, तो आंसर क्या होगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित ये है ना। तो ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों का जो ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है ये, और ग्रामीण विकास की अवधारणाओं को देखते हुए सरकार ने क्या किया था, ये 1992 में और ये बनाया था ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ये बी होगा ये 73वां संविधान। और एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को, ये कई बार पीसीएस के प्रश्नों में पूछा गया, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। तो ये यहाँ पे आंसर इसका होगा ये। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये कह रहा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। देखिए फिर वही क्वेश्चन घूम घूम के आएंगे ये।
जो भारतीय संविधान का जो भाग है पंचायती राज, अब यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए प्रस्तावना में, मूल कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में और प्रथम अनुसूची में। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप आंसर करने का प्रयास करेंगे, ये आंसर करेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो है ये कह रहा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की बात की गई है। तो यहाँ पे दिया है कि प्रस्तावना, तो संविधान के प्रस्तावना की बात, तो प्रस्तावना क्या है ये कि संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसको, ये हम भारत के लोग भारत को, तो ये तो प्रस्तावना आपकी इसमें दिया है ये। फिर कह रहा है कि मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य यहाँ पे भाग किस भाग में दिया है, भाग 4 का, है ना, किस में दिया गया है ये, भाग 4 का। और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है, यह जो है किस में दिया गया है, ये भाग 4 में, है ना। और भाग 4 में दिया है ये 36 से, भाग 4 जो अनुच्छेद किस में दिया गया बात, तो 36 से 51 तक का, 36 से 51 में भाग 4 का उल्लेख किया गया है ना। भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया, और यह भारतीय संविधान की किस भाग में है, 4 में है। किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक का ये, तो 36 से 51 तक की बात का रखी गई है इसमें ये। लेकिन ये पूछ रहा है कि पंचायती राज जो ग्राम पंचायत की बात है ये है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये कि किस अनुच्छेद में ये ग्राम पंचायत की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात कही गई है। ग्राम पंचायत दोस्तों आपके यहाँ पे कई प्रश्न मिल रहे हैं, ये उसके आंसर भी हैं यहीं पे। तो ग्राम पंचायत का उल्लेख किस में किया गया ये, तो अनुच्छेद 40 में। किस भाग में किया गया, भाग 4 में। भाग 4 का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया, 36 से 51 तक का। और जो ये आंसर यहाँ पे पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है। आगे हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में वीटो शक्तियों में से कौन सी अमेरिकी राष्ट्रपति को उपलब्ध है किंतु भारतीय राष्ट्रपति को नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न बहुत अच्छा ये है और इसको आप आंसर करने का प्रयास करेंगे। और ऑप्शन दे रहा है ये कि निरपेक्ष वीटो, सापेक्ष वीटो, स्थगन वीटो और पॉकेट वीटो यहाँ पे दिया गया है ये। तो कौन से वीटो की बात कह रहा है यहाँ पे, ये आंसर करने का प्रयास करेंगे ये, बोलिए। देखिए हम बता रहे हैं आपको ये, तो वीटो शक्तियों में से अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति उपलब्ध है। तो ऑप्शन निरपेक्ष वीटो, सापेक्ष वीटो, स्थगन वीटो और पॉकेट वीटो। तो आंसर यहाँ पे होगा क्या, ये सापेक्ष या विशेष वीटो। इसे क्या कहा जाता है, ये विशेष वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये विशेष वीटो कहा जाता है। क्या दोस्तों कहा जाता है, ये विशेष वीटो यहाँ पे ये। अब देखिए जो निरपेक्ष वीटो का पावर किस देश को दिया गया, इंग्लैंड को दिया गया है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए इंग्लैंड के जो मुखिया यहाँ पे राष्ट्रपति बनते ही है, इंग्लैंड में यहाँ पे दिया जाता है ये। तो इंग्लैंड के पास ये निरपेक्ष वीटो का पावर ये है। स्थगन वीटो का जो पावर किस देश से लिया गया है, ये है शक्तियाँ किस देश में निहित है ये, तो फ्रांस के राष्ट्रपति में निहित है ये, फ्रांस के राष्ट्रपति में निहित है ये। और हमारे यहाँ जो है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का जो पावर है वो भारतीय राष्ट्रपति के पास है ये। जेबी वीटो इस किसको है ये, भारतीय राष्ट्रपति को, ये भारतीय राष्ट्रपति को दोस्तों स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे ये। कई बार आपके प्रश्न कई हैं, इससे आप सही होंगे ये कि जो निरपेक्ष वीटो का पावर है वो किस देश के मुखिया के पास रहता है, वो इंग्लैंड के। और जो सापेक्ष वीटो या विशेष वीटो जिसे कहा जाता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है ये है। और
जो स्थगन वीटो का पावर है ये किस देश के राष्ट्रपति के पास होता है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति के पास। और जेबी वीटो और या पॉकेट वीटो की बात की जाती है तो ये किसके पास ही है? भारतीय राष्ट्रपति के पास। दोस्तों इसके साथ लेंगे, आगे हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, ये आपके समक्ष नया प्रश्न फिर आ रही है। फिर एक बार हम कहेंगे कि आप एग्ज़ाम टाइम एकेडमी के सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों, जिससे आपका बेहतर लाभ होगा। ये आपकी तैयारी में और बढ़ोतरी होगी। ये नए नए प्रश्न मिल रहे हैं आपको यहीं से प्रश्न, आपके इसी प्रैक्टिस सेटों में से आपको सीधा परीक्षाओं में मिलेगा। ये कहाँ से प्रश्न आएगा? यहीं से प्रश्न आएगा। ये देखिएगा। ये तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये कि निम्नलिखित में से संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है, तो किसे मतलब संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई है? तो संघात्मक राज्य की इकाइयों को संवैधानिक संशोधन में प्रक्रिया को प्रारंभ करने की शक्ति कोई नहीं दी गई है। तो यहाँ पे देखिए, तो संघात्मक इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है। तो दिया है ऑप्शन क्या? स्विट्जरलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ये भारत होगा। ये भारत को संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। और हमें संशोधन की प्रक्रिया की बात करें भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का बात किसमें दोस्तों किया गया है? ये अनुच्छेद 68 में किसकी? संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 तथा संशोधन की प्रक्रिया की बात कही गई है ना। अब ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? समवर्ती सूची की बात रखी गई। यहाँ से समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। जो मूल अधिकार हैं ये कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। ये देखिए, कह रहा है कि किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न ये है। यह किस देश के बारे में बताया गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? तो इसका साक्ष्य का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई लिखित सबूत होगा तभी, नहीं तो फिर अलिखित संविधान की बात कोई बात नहीं आती है। जैसे कहते हैं कि मौखिक बातों का क्या वो साक्ष्य है ये। तो इस तरह से ये जो है मौखिक बातों की बात के आधार पर प्रश्न पूछा गया ही है कि किस देश के बारे में यह कहा गया कि यहाँ कोई संविधान नहीं है। वो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे कि स्विट्जरलैंड, रूस, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कि चाइना में कोई संविधान नहीं है, कि ग्रेट ब्रिटेन। तो आंसर दोस्तों क्या होगा? ये ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं, मतलब कि लिखित संविधान नहीं है, बल्कि क्या है? ये अलिखित संविधान है। कैसा है ये? अलिखित संविधान की बात है। ये अलिखित संविधान की बात यहाँ पे कही गई है। ये ठीक है। तो अगले प्रश्न की चलाएंगे हम लोग। देखिए, हाँ चलिए अगले प्रश्न की तरफ फिर हम लोग देख रहे हैं। नए प्रश्न ये है कि अमेरिकी संघीय व्यवस्था में न्यायिक पुनर्विलोकन का उद्भव स्थान है। मतलब कहा गया कि ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो कहाँ से? अमेरिकी संविधान से। लेकिन कहाँ पे दिखाई देता है ये बताई गई है ना। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ तो देखेंगे हम लोग। ये तो यहाँ पे दिया गया है। ये क्या क्या दिया गया? कांग्रेस की विधियाँ, मतलब जो कांग्रेस की संसद वहाँ पे इसकी विधियों के बारे में, अभिसमय के बारे में, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो ये कह रहा है कि जो अमेरिकी संघीय व्यवस्था है उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उद्गम स्थल है, कि मतलब यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता की बात को कही गई है। ये
तो आंसर क्या होगा दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी। यानी कि अगर यहाँ पे एक तरह से और प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान देंगे और प्रश्न को लिख लेंगे, आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे कि किन देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की व्यवस्था है, तो अमेरिका और भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ पे अमेरिका भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रावधान है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। देखिए, भारत और अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था में कौन सा तथ्य उभयनिष्ठ नहीं है? अब बताइए, भारत और अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में कौन सा तथ्य उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नहीं है? क्या चीज कॉमन नहीं है दोस्तों? ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, कहीं ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत आसान है, कॉमन भी है। आप इसको आंसर करने का प्रयास करेंगे और आंसर भी आप देखेंगे लिखा है कि लिखित संविधान। हाँ भाई, भारत और अमेरिका में संघात्मक जो व्यवस्था की मतलब क्या है, ये क्या लिखित संविधान, द्विसदनात्मक संविधान, अनमाननीय व्यवस्था, ये न्यायपालिका का गठन। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये है कि न्यायपालिका का गठन की बात नहीं कही गई है, बल्कि ये जो भारत और अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था में कौन उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ न्यायपालिका को विश्लेषण नहीं किया गया है, बल्कि ये चीज़ें तीनों क्या है, ये कॉमन है। दोस्तों इसको लिख लेंगे, इसकी शॉर्ट ले लेंगे, कंफर्म भी कर लेंगे ये, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नमनीय तथा विकसित है? अब देखिए जो ऑप्शन दिया गया है ये, और ये ऑप्शन दिया जापान, ब्रिटेन और पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान पूरा नहीं लिखा गया है, ना को छोड़ दिया गया है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर करने का प्रयास करेंगे ये कि नमनीय सिद्धांत मतलब क्या है, नमनीय तथा विकसित नहीं है। नम का मतलब क्या है, इसमें संशोधन, कठोर नहीं है, तथा विकसित है ये। तो किस देश का संविधान ऐसा है ये? दोस्तों आंसर करेंगे ये, चलिए हम लोग देखते हैं आंसर ये, तथा नमनीय तथा विकसित ये तो दिया है जापान, ब्रिटेन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्या होगा ये, ब्रिटेन। और अभी आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की संविधान समवर्ती सूची, कई बार उसी चीज़ को आप जब बार बार रिपीट करेंगे तो वो आपके दिमाग में एकदम आम चीज़ हो जाएगी। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कही गई है ये। तो पाकिस्तान में जानते हैं कुछ नहीं है ये। तो देश का संविधान नमनीय तथा विकसित है ये। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, ये ब्रिटेन होगा। और ये जो बाकी हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न ये आ रहे हैं आपके समक्ष, है ना। देखिए क्या कह रहा है ये कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। कई बार ये प्राकृतिक सिद्धांत में दोस्तों, कई बार जब से मैंने वीडियो क्लास ली है, कई बार ये चीज़ बोला है ये कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार या पदार्पण है, या राज्य जो पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा भेजा गया है। ये तो कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं ये। तो यह बात किसने कही है, हीगल महोदय ने कहा है। किसने कहा, ये हीगल ने कहा ये है कि राज्य पृथ्वी पर क्या है, ये अवतार ये, है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर क्या, हीगल महोदय ये। और अब आपको क्या है, ये हमने प्लेटो के बारे में बताया, प्लेटो के विचार क्या है ये। तो इनको भी आप क्या करेंगे, ये HW होगा ये वाला भी, ये भी HW होगा, ताकि आप कुछ भी करें नया और हम भी इनके स्टेटमेंट को इनके बारे में जाने। ये 3 प्रश्न होंगे, अगर नहीं आप कर पाएंगे तो कल हम करा देंगे इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग।
देखिए कह रहा है कि सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। बहुत अच्छा ही है, आंगिक सिद्धांत के बारे में बताया गया किसने, ये है ना। चलिए, तो ये कह रहा है कि सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये प्रतिपादन करने वाले कौन है, ये है। ऑप्शन भी दिया गया, मैकियावेली, प्लेटो, मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर। तो यह जो आंसर होगा क्या होगा, ये प्लेटो होगा ये। और प्लेटो के बाद और कौन लोगों ने राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये तो समर्थन किसने किया है, तो ये जो है हीगल महोदय हैं, हीगल हैं और हीगल के अलावा ब्लेंड्सली हैं, है ना, हॉब्स हैं, ब्लेंड्सली हैं और रूसो महोदय भी हैं। इन्होंने इस बात का समर्थन किया है। क्या किया इन्होंने, ये समर्थन किया है। क्या किया दोस्तों, ये समर्थन इन्होंने किया है कि प्लेटो जो कह रहे हैं कि राज्य क्या है, आंगिक सिद्धांत का पालन करता है। तो यह बात किसने कहा, प्लेटो ने कहा। प्लेटो के अलावा और कौन कौन लोग मानने वाले इनको इसकी चीज़ थे, ये तो हीगल थे, हॉब्स थे, ब्लेंड्सली थे, है ना, और रूसो महोदय थे ये। अब देखिए जो मैकियावेली है, मैकियावेली की रचना है द प्रिंस। क्या है दोस्तों, ये द प्रिंस जो है कब प्रकाशित हुई थी, 1513 में। कब की गई थी ये, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के हैं ये। ऐसे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। और इसी में इन्होंने कहा, कई बातें इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन उसके द्वारा संपत्ति को कभी भूल नहीं सकता। ये बात किसने कहा, मैकियावेली ने। और इतना नहीं, इन्होंने राजा के बारे में भी कई चीज़ें कहा है। राजा को इन्होंने कहा कि लोमड़ी की तरह चालाक, शेर की तरह साहसी होने की बात कही है दोस्तों ये। तो ये बात किसने कहा है, द प्रिंस मैकियावेली ने कहा है। और आधुनिक राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, मैकियावेली साहब ने किया है। तो मार्क्स ने क्या दिया है, कार्ल मार्क्स, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है। और हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने क्या दिया है दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात किसने कहा, ये हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने कहा था ये। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात किसने कही है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था ये, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये चीज़ें कई बार पूछा गया कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन से शब्द दिए हैं दोस्तों, तो वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया है, इन्होंने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने राज्य को अत्यधिक महत्ता प्रदान की है, दे लीजिए। अगला प्रश्न ये है कि राज्य को किसने अत्यधिक महत्ता प्रदान की है ये। तो यहाँ पे राज्य को अत्यधिक महत्व मतलब राज्य को अत्यधिक मानने वाला कौन है, यहाँ पे दिया गांधी जी, बाकुनिन, हीगल, सेंट ऑगस्टाइन। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीगल ने क्या है, राज्य को अत्यधिक महत्व दिया है। और ये जो हीगल साहब हैं ये कैसे हैं, एक आदर्शवादी विचारक हैं, एक आदर्शवादी। ये कैसे विचारक हैं ये दोस्तों, आदर्शवादी है ये। कैसे है ये, आदर्शवादी विचारक है ये। तो चलिए और इनके बारे में क्या है आगे देखेंगे हम लोग। जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वह है, उदारवाद के विपरीत कौन है, तो उदारवाद के विपरीत कौन है और कौन क्या है, उसी के समान ये है। तो उदारवाद के विपरीत जो वो है तो दिया है व्यक्तिवाद है और पूंजीवाद है, मार्क्सवाद है, फांसीवाद है। तो आंसर इसका क्या होगा ये, तो यानी कि जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है का मतलब क्या है, ये मार्क्सवादी विचारधारा जो है,
मार्क्सवाद क्या है? ये उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है। बाकी क्या है? ये व्यक्तिवाद भी उदारवादी विचारों, पूंजीवाद, ये सब है ये। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? मार्क्सवाद। अपने सभी नागरिकों को रहने के लिए न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की अवधारणा जुड़ी है। यहाँ पे देखिए, समाजवादियों से, कल्याणकारी राज्य से, आदर्शवादियों से, व्यक्तिवादियों से, है ना। तो जो यहाँ पे दिया गया ये, तो यहाँ पे दिया गया क्या, ये हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि अपने सभी नागरिकों को रहने के लिए न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की अवधारणा को हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति को न्यूनतम जीवन प्रदान करने की अवधारणा जो है, इसका मतलब क्या? व्यक्ति को सभी सुविधाएं, अधिकार मिलने चाहिए। और ऐसी विचारधारा को हम लोग क्या कहते हैं? राज्य की कल्याणकारी अवधारणा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ये राज्य की कल्याणकारी अवधारणाओं से, यानी कि जन कल्याणकारी राज्य से। ये व्यक्तिवाद में राज्य को क्या बताया गया है? आवश्यक बुराई बताया गया है। इसमें राज्य को क्या बताया गया है? आवश्यक बुराई बताया गया है। राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई बताएगा। आदर्शवादियों में बताया गया राज्य क्या है? एक अनावश्यक बुराई बताया गया। ये राज्य क्या है? एक अनावश्यक बुराई है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा? जन कल्याणकारी राज्य से। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। ये देखिए, वही चीज हमने यहाँ पे ला दिया ये, और ये वही प्रश्न जो अभी हमने आगे बोला था। हमें क्या मालूम कौन सा प्रश्न? ये देखिए, लिखा भी है, राज्य एक क्या है? आवश्यक बुराई है। यह बात किसने कहा? यह बात व्यक्तिवादियों की बात। किसकी बात है? ये व्यक्तिवाद में जो बताया गया है, व्यक्तिवादी जो विचारक हैं, इनका समर्थन करते हैं। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह बात किस में कहा गया है? व्यक्तिवादी विचारधारा में कहा गया है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है। राज्य क्या है? एक अनावश्यक बुराई है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। ये उग्रवादी या अराजकतावादी विचारक लोग कहते हैं। मार्क्स क्या करते हैं? वर्गहीन, राज्यहीन, समाजहीन संस्थाओं का निर्माण करने की बात करते हैं ये। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने पहले समाजवाद शब्द का उपयोग किया था? क्रोपकिन, रॉबर्ट ओवेन, मार्क्स, बेंथम। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं। प्रश्न ये दोस्तों, प्रश्न देख भी रहे हैं, आंसर करने का प्रयास भी करें। ये जो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके लिए हाजिर हो रही है, तो एग्ज़ाम टाइम के उत्साहवर्धन के लिए, एग्ज़ाम टाइम की टीम के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने मित्र, दोस्तों, सगे संबंधियों को, जिससे उनकी भी तैयारी और अच्छी होगी और वो सफलता के और नज़दीक पहुँचेंगे। और इतना है कि यहाँ से हो सके कि आपको सीधा सीधा प्रश्न मिलेगा दोस्तों। हम तो दावा नहीं कर रहे, लेकिन इतना कह रहे हैं कि प्रश्न आपको यही प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। आप देखिएगा। ये देखिए, कह रहे हैं कि किसने समाजवाद शब्द का, है ना, समाजवाद शब्द का उपयोग किया है। ये तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रतिपादन किया था। ये मार्क्स ने क्या कहा था? वर्गहीन समाज, राज्यहीन का मतलब ना कोई राज्य होगा, ना कोई समाज होगा, ना कोई संस्था होगी, इन सब की बात को। और ये उपयोगितावाद के विचारक बेंथम साहब ने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात कही है। बेंथम ने क्या कहा है? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात कही है बेंथम साहब ने। यह इन्होंने क्या से विचार दिए? उपयोगितावाद का विचार दिया है ये। और वैज्ञानिक समाजवाद की बात किसने कहा? ये मार्क्स साहब ने। वैज्ञानिक समाजवाद, ये वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा किसने दिया है? वैज्ञानिक समाजवाद। और यह उपयोगितावाद, बात वाद की आई तभी मैंने लिखा है उपयोगितावाद, है ना दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट लेंगे ये, और बहुत अच्छे प्रश्न रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक वाद मार्क्सवाद के सिद्धांत का निचोड़ है। यह आप इसको जो है ना, आप लिख लीजिए, एक नोट बना लीजिए दोस्तों। कह रहे हैं बार बार हम,
भाई और बहनों से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को, जो प्रश्न बार बार मिल रहे हैं उनको लिख लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना कोई हो, ताकि आपको कोई बार बार प्रश्न पढ़ने की अब नहीं चाहिए, एक बार पढ़िए खत्म कहानी। चलिए, तो यहाँ पे दिया है ये, देखिए पढ़िए, आप आंसर करिए, है ना। तो यहाँ पे दिया कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद मार्क्सवाद के सिद्धांत का निचोड़ है ये। तो दिया क्या है ये? एंजल्स ने, खुद मार्क्स ने दिया है? नहीं, लेनिन ने, लास्की ने। हेराल्ड जे लास्की की पुस्तक का नाम ग्रामर एंड पॉलिटिक्स। और ये बात किसने कहा? ये लेनिन साहब ने कहा था। लेनिन महोदय का विचार है ये कि सर्वहारा वर्ग, जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायक मार्क्सवाद के सिद्धांत में निचोड़ है। इसलिए कि मार्क्स क्या कहता था? क्रांति करो, तुम्हें अवश्य चीज़ें मिल जाएंगी, तुम्हारे अधिकार मिलेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्रांति की बात कही, और ये क्रांति करने का कार्य कौन किया? सर्वहारा वर्ग में। और ग्रामर एंड पॉलिटिक्स, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स किसकी रचना दोस्तों ये है? तो हेराल्ड लास्की की है ये। आगे चलेंगे हम लोग। देखिए कितना अच्छा प्रश्न ये है, ये ऐसे ही हूबहू आपके एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। अब देखिए क्या बताया गया। रूसो की पुस्तक का नाम क्या? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि रूसो की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता का सिद्धांत। लॉक ने दिया लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें विधि शास्त्र का व्याख्या किया गया है। मार्क्स का दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये साम्यवाद की अवधारणा। ये तो कह रहा है कि हॉब्स का जो लेवियाथन है, तो ये भी सही है। हॉब्स का लेवियाथन ये भी सही है। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी सही है। लॉक का जो पुस्तक ये भी सही है। तो अब बताइए इसमें मार्क्स का जो विचार ये है ना, तो ये भी तो सही है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? मार्क्स की। नहीं दोस्तों, अभी देखिए हम यहाँ पे, ये जो है लॉक की पुस्तक नहीं, लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात ये नहीं की है। यह रचना है ऑस्टिन साहब की। किसकी दोस्तों है ये? ऑस्टिन साहब की ये है ना। आइए, ये जो है ऑस्टिन की, लॉक की नहीं है ये किसकी? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऑस्टिन की है। ये किसकी है दोस्तों रचना? ये ऑस्टिन की है। बाकी सब क्या है? ये तीनों सही हैं। रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मार्क्स की द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है। और हॉब्स लेवियाथन के प्रतियों को किसने जलाया था? कैलेंडरसन ने जलाया था। कैलेंडरसन, क्या नाम उनका है? कैलेंडरसन ने जलाया है ये। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे। कह रहा कि स्वतंत्रता का केवल एक ही समाधान है, और वह समानता में। वो किस में है? समानता में निहित है। स्वतंत्रता के बिना समानता कुछ लोगों के उच्छृंखलता में बदल सकती है। तो यह विचार किसने है? यह विचार क्या पोलार्ड का है, लिंडसे का है, R.H. टानी का है, या लास्की का है? तो दोस्तों आंसर इसका क्या होगा? ये पोलार्ड ने बात ये कही है। ये पोलार्ड ने, लिंडसे, R.H. टानी और लास्की की विचार नहीं है, बल्कि ये किसके विचार है? यहाँ से इसको आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया। ये हम लोग देख रहे हैं, ये कह रहा है कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत आधारित है। जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है यह किस पर आधारित है? तो दिया है कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत आधारित है क्या? राष्ट्रवाद पर, क्या संविधानवाद पर, व्यक्तिवाद पर, समाजवाद पर? तो दोस्तों यह जो व्यक्तिगतवाद का समाज, रूसो, ये किसका है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता का सिद्धांत आधारित है। तो ये सामाजिक समझौता का सिद्धांत किसने दिया है? रूसो ने दिया है। इसको देखिए, और यह किस पर आधारित है? व्यक्तिवाद पर। किस पर दोस्तों आधारित ये है? व्यक्तिवाद पर। ये किस पर है? ये व्यक्तिवाद पर है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। जो अगला कह रहा कि यहाँ पे
निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक है कि दी पावर इलीट, ये बहुत अच्छी रचना है ये। हाँ, दी पावर इलीट का पुस्तक के लेखक J.N. बर्न्स, सी राइट्स मिल, मोस्का पैरेटो। तो दोस्तों यहाँ पे जो सी राइट्स मिल की रचना है, क्या नाम है? दी पावर इलीट। दी पावर इलीट किसकी रचना है? वो रचना है सी राइट्स मिल की। इसके अलावा आप हम लोग कई रचना, एक आध दो रचना और देखेंगे कि पॉलिटिक्स इलाइट्स किसकी रचना है? पॉलिटिक्स इलाइट्स, यह दोस्तों रचना किसकी है? यह रचना है पैरी की। किसकी रचना है ये? यह रचना है पैरी की। किसकी है ये? पैरी की। बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है ये। पॉलिटिक्स इलाइट्स, यह की रचना किसकी है? पैरी की है। और दी पावर इलीट्स वो किसकी रचना है? सी राइट्स मिल्स की रचना है ये। और हम लोग देखेंगे द रूलिंग क्लास, मोस्का की रचना है ये। द रूलिंग क्लास किसकी रचना है? द रूलिंग क्लास। द रूलिंग क्लास किसकी रचना है? ये मोस्का की है। और उसके बाद द माइंड्स एंड सोसाइटी पैरेटो की है। द माइंड एंड सोसाइटी द माइंड एंड सोसाइटी किसकी रचना दोस्तों है? ये द माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो की है। मोस्का की कौन है? द रूलिंग क्लास, ये किसकी रचना? मोस्का की है। द इलीट पावर किसकी है? ये सी राइट्स मिल्स की है। और इलीट पॉलिटिकल इलाइट्स किसकी रचना है? ये पैरी की रचना है। आप दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए आप, हम सोच रहे कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये आइए देखिए, हम लोग यहाँ पे नया प्रश्न जो मिला है ये वो किसकी रचना है? यहाँ पे पूछ रहा है ये कि अधिकार का न्याय कानूनी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक विचारक से जुड़ा है? यहाँ पे दिया है लॉक, ऑस्टिन, बेंथम और क्या नाम है ये, ग्रोव्स दिया है। तो कह रहा है ना कि यहाँ पे किसका नाम ले रहा है? ये कह रहा है कि अधिकार का न्याय कानूनी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अधिकार का न्याय या कानून सिद्धांत। तो अधिकार का न्याय या कानूनी सिद्धांत, तो यह विचार किसने दिया है? बेंथम ने दिया है। यह किसने दिया है दोस्तों? बेंथम ने दिया है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये लीजिए, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना है, किसको कहा जाता है कि यह प्रथम पाठशाला है? कहते नहीं कि जो हमारी सरकार है, मतलब ग्रामीण विकास, शहरी विकास, राज्य और केंद्र के रूप में देखती है ये, तो वैसे ही किसको बताया गया कौन सी प्रथम पाठशाला है? और ये स्थानीय, देखिए दोस्तों ऐसे पढ़ा जाता है इसको, ये स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला, ऐसे पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। लेकिन यह विचार किसने दिया? C.D. बर्न्स ने दिया। क्या नाम उनका है दोस्तों? C.D. बर्न्स ने दिया है। कौन दिए हैं दोस्तों? ये C.D. बर्न्स ने दिया है कि यह बहुत अच्छा कहावत है कि स्थानीय स्वशासन को या सरकार को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसने माना है? तो C.D. बर्न्स ने माना है। ये आप इसके साथ इसको ले लीजिएगा, ये आपको जल्दी मिलने वाला ये नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणाओं से नहीं जुड़ा है? तो बाकी कौन कौन से जुड़े हैं, कौन कौन से नहीं जुड़े हैं? ये तो स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन दिया गया है लास्की, बार्कर, ओकसाट, जॉन रॉल्स। देखिए दोस्तों, ये जो ओकसाट हैं यह नकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़ी हैं। ये किससे है? ये नकारात्मक
नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़े हैं। बाकी जॉन रॉल्स, बार्कर, लास्की, ये लोग कैसे ही जुड़े हैं, ये सकारात्मक, सकारात्मक स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। ये देखिए, कह रहा है कि प्रजातंत्र शासन का तरीका नहीं है, चाहे बहुमत के द्वारा हो अन्यथा नहीं, बल्कि यह मूलतः इस बात को निर्धारण का तरीका है कि कौन शासन करेगा और उद्देश्य क्या होंगे। ये बहुत बड़ी अच्छी कहावत ही है, कई बार ये पूछा भी गया है ना, है ना, कई बार ये प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं। ये प्रजातंत्र का शासन का तरीका नहीं है, चाहे वह बहुमत के द्वारा अन्यथा नहीं, बल्कि यह मूलतः इस बात को निर्धारण का तरीका है कि कौन शासन करेगा और उसके उद्देश्य क्या होंगे। कि मतलब शासन कौन करेगा, उसके उद्देश्य क्या हैं, क्या कल्याणकारी उद्देश्य है या नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कहेगा, किस तरह की बात ये अवधारणा रखेंगे। यह बात किसने कहा है, मैकाइवर ने, लास्की ने, जेफरसन ने, ब्राइस ने। दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा आप करेंगे, वैसे आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये लॉर्ड ब्राइस ने। किसने दिया ये, लॉर्ड ब्राइस ने कहा है ये कि स्वतंत्र प्रजातंत्र का शासन का तरीका नहीं, बल्कि कौन शासन करेगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे। इस बात किसने कहा है, लॉर्ड ब्राइस ने। किसने दोस्तों कहा, ये लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। ये आगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है। देखिए ऐसे प्रश्नों को लिख लिया करिए, जो ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो लगता है कि कहाँ से आ रहे हैं सब। ये खोखली स्वतंत्रता का मतलब निराउद्देश्य, तो यहाँ पे दिया है कि बेंथम, जेएस मिल, हीगल, ग्रीन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जेएस मिल। और अभी आपने हीगल के बारे में, राज्य के बारे में दिया है कि राज्य ईश्वर द्वारा अवतार माना जाता है। ये आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता का कानून के चुप रहने में है। कह रहा है जो नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता है कानून के चुप रहने में है। यह बात किसने कहा है, ये हम बात देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन भी पढ़ते हैं। कह रहा कि नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता का कानून के चुप रहने में है। यह कथन है और बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। टीएच ग्रीन का है या हीगल का है, लॉक का है या हॉब्स का है ना। हॉब्स का लेवियाथन है, लॉक। ये आंसर क्या होगा, ये लॉक ताला महोदय ने कहा था, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहा कि निम्नलिखित में से एक विचारक ने संप्रभुता को सर्वोच्च शक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया है। ये ऑप्शन दिया है अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स और बोदा। दोस्तों ये आंसर क्या होगा आप बताएंगे, है ना। तो यह बात किसने कही है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक ने संप्रभुता को सर्वोच्च शक्ति का सिद्धांत माना। ये पिछला प्रश्न में एक बार आया था और ये फिर दोबारा इसलिए आया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है। देखिए अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स और बोदा। तो दोस्तों आंसर क्या होगा, ये बोदा होगा। ये क्या होंगे, बोदा। और अब देखिए ये होमवर्क हम आपको डालें, इन तीनों की रचनाओं को आप लिखेंगे। क्या करेंगे, रचना बताएंगे दोस्तों क्या क्या रचनाएं हैं। ये अरस्तु साहब की, मॉन्टेस्क्यू की और हॉब्स की क्या रचनाएं ये आप जानते भी है। ये कई प्रश्नों को कई बार इन्होंने देखा भी है। तो इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको करने का प्रयास करेंगे, कमेंट भी करेंगे, नहीं आएगा तो बताया जाएगा इसकी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राजनीति दलों द्वारा किया जाता है। ये जो प्रश्न दिया गया है कि कौन सा कार्य एक राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। गरीब लोगों की सहायता करना, अस्पताल को चलाना, अखबारों का प्रबंध करना, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। ठीक है, तो आप बताएंगे। ये तो एक राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या करना चाहिए। गरीब लोगों की सहायता, कि अस्पतालों को चलाना,
कि अखबारों का प्रबंधन करना, अखबार छपवाना, या दिया है आंसर क्या होगा ये डी, चुनाव लड़ने के बाद उम्मीदवारों की सहायता करना, मतलब आप जीत गए तो उम्मीदवार जो थे उनकी सहायता तो करना, ये तो आंसर क्या होगा ये डी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए कानून संप्रभु का आदेश है, ये कई बार इसको 100% कहते हैं ना, आई इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, है ना। कह रहा कि ये बात किसने कहा है कि कानून संप्रभुता का क्या है ये, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसके हैं, हेराल्ड जिलास्की, ऑस्टिन बेंथम और एक्विनास की। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्टिन की बात, ये किसने कहा, ये ऑस्टिन ने कहा है कि कानून संप्रभुता का आदेश है, ये दोस्तों ये हैं कहने वाले। अब बेंथम जानते ही, बेंथम का विचार, हेराल्ड जिलास्की का जो पुस्तक का नाम है, कई बार पूछा गया एग्जामों में, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स, बेंथम की उपयोगितावाद, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात कही है। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधी में से एक था। ऑप्शन मार्क्स, रूसो, जेएस मिल और ला। ये ला नहीं है, लाक है, ये कौन है, ये लाक है, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है ये कि इनमें से वयस्क सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से, ये नहीं मानते थे कि यह वयस्क मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए। तो यह बात किसने नहीं मानी है, ये जेएस मिल ने नहीं मानी है, ये है ना दोस्तों, किसने नहीं मानी है, ये जेएस मिल ने नहीं मानी है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। ये कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की बहुलवाद की अवधारणा से नहीं जुड़ा है, कौन बहुलवाद की अवधारणा से नहीं जुड़ा है। ये ऑप्शन दिया मैटलैंड, क्रेप्स, हीगल और दुर्खिम। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये बताएंगे आप, आंसर क्या होगा ये कि कौन संप्रभुता की बहुलतावाद की अवधारणाओं से नहीं जुड़ा है। तो वो जुड़ा नहीं, कौन है ये, हीगल नहीं जुड़े हैं ये, बाकी तीन क्या है, ये जुड़े हुए हैं, ये है ना। तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहा कि दल विहीन प्रजातंत्र का विचार किसने दिया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने, लेनिन ने, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने। ये क्या है, जयप्रकाश नारायण ने। और महात्मा गांधी की रचनाओं के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हिंद स्वराज है, माई एक्सपेरिमेंट है, द इंडियन ओपिनियन है, और जवाहरलाल नेशनल हेराल्ड्स, ये ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसी तो बहुत रचनाएं हैं ये। तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी रचना है, विश्व की एक झलक, जवाहरलाल नेहरू की है ये। तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक जनमत का अभिकरण नहीं है। जनमत का अभिकरण का मतलब जनमत संग्रह किस पर नहीं किया जाता है, बाकी ये है। तो कह रहा कि प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल का, टेलीविजन एवं रेडियो का ही। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, ये कि प्रेस का, कि न्यायपालिका का, कि राजनीतिक दल का, कि टेलीविजन एवं रेडियो का। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगी, न्यायपालिका। बाकी जनमत का अभिकरण या ट्रिब्यूनल किया जा सकता है, तो ये इससे किया जा सकता है और इससे किया जा सकता है, तो न्यायपालिका से नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए राज्य व्यक्ति से पहले है, यह विचार किसका है, ये राज्य व्यक्ति से पहले है ये। तो यह विचार किसका ये है। तो यहाँ पे राज्य व्यक्ति से पहले, यानी कि क्या है, पहले राज्य आया तब व्यक्ति आया है। यह विचार प्लेटो ने दिया था, कि अरस्तु ने दिया था, हॉब्स ने दिया था और हीगल ने दिया था। तो देखिए यह जो विचार किसने दिया है, ये अरस्तु साहब ने दिया है। यह किसने दिया है, ये अरस्तु ने दिया है। ये राज्य ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर अवतार माना जाता है, यह किसने कहा, हीगल ने कहा है। प्लेटो का बात आप जानते ही हैं, हॉब्स के बारे में भी, हॉब्स। तो इसमें लिखने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न को हम चलेंगे। ये देखिए निम्नलिखित में से किस एक को उदारवादी विचारक नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं है, बाकी तीन हैं ये, है ना। तो इसमें से उदारवादी विचारक नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन दे रहा है लेनिन को, लास्की को, रूसो को और मिल को। तो ये जो है उदारवादी, ये लेनिन नहीं है उदारवादी, बाकी तीन क्या है, ये उदारवादी हैं, उदारवादी है
ये क्या है, ये तीनों उदारवादी हैं, ये लेनिन साहब नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि इस आणविक समाज की अवधारणा किसके राजनीतिक विचारों में पाई जाती है, प्लेटो के, हाब्स के, रूसो के या हीगल के, बताएंगे ये। तो यहाँ पे दे रहा है कि आणविक समाज की अवधारणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सीधा बहु प्रश्न पूछ जाते हैं ये। तो ये जो बात किसने कही है, ये हॉब्स ने कही है। किसने कही है, ये हॉब्स ने कही है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हॉब्स का। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये कह रहा कि प्लेटो का असली नाम क्या है दोस्तों, इनका वास्तविक। प्लेटो का मतलब होता है एक ऐसा पुरुष जिसका चौड़ा कंधा हो, उसको भी प्लेटो कहता है। और इसका क्या नाम है, यहाँ पे दिया एरिस्टोक्रेज, टारगर स्टोन, एंटीप फोन, एंडी मांडसन। तो एरिस्टोक्लेज किसका नाम है, प्लेटो का वास्तविक नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले दी है, ये कि संवैधानिक सरकार की अवधारणा का विचार किसने दिया है, प्लेटो ने दिया है, अरस्तु ने दिया है, बोधा ने दिया है, मैकियावेली ने। दोस्तों ये बात किसने कही है, अरस्तु साहब ने कही है। किसने कही है, ये अरस्तु ने कही है। ये मैकियावेली ने तो कई अलग अलग विचार दिए हैं, इससे नहीं है। तो संवैधानिक सरकार की अवधारणा का सबसे पहले विचार किसने दिया था, ये तो अरस्तु ने दिया था, ये है ना। ये मैकियावेली की रचना क्या है, द प्रिंस। कई बार मैं बताया हूँ कि द प्रिंस, वही बार बार कहना अच्छा नहीं लगता ये, ठीक है। तो 6 बुक्स ऑफ द कंसर्निंग स्टेट, बोधा ने दिया है ये। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखा गया है, कौन सी पुस्तक जो है मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई है ये। तो कौन सी पुस्तक जो मैकियावेली ने नहीं लिखी है, ये तो द प्रिंस 1513, आप जानते हैं ये। द डिस्कोर्सेस, द आर्ट ऑफ वार, और फ्लोरेंस, तो ये भी फ्लोरेंस के बारे में बताइए। तो यहाँ पे बेहमात, जो बेहमात है ये नहीं है, और बाकी ये तीनों रचनाएं क्या हैं, ये मैकियावेली की है दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार चर्चा करता रहता हूँ कि रचनाओं के बारे में चर्चा करना ये क्या है। तो द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस, द आर्ट्स ऑफ, इसको ये मैकियावेली साहब की पुस्तक है ये। आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा कि अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए होते हैं। तो यह कथन किसका है, कि मतलब कहते कुछ लोग जन्म से ही पराधीन होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही शासन करने के लिए होते हैं। तो यह बात किसने कही है, कि मतलब ये जो है बात जे रूसो ने कहा है, कि जेस मिल ने कहा, कि हॉब्स ने कहा, कि अरस्तु ने कहा है। यह बात दोस्तों किसने कहा, ये अरस्तु ने कहा है ना। यह बात किसने कहा है दोस्तों, अरस्तु ने कहा ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकारों का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है ये सरकारों का, है ना, सरकारों का। तो यहाँ पे दिया विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर, राजनीतिक एवं सिविल सेवकों के संबंधों के आधार पर, लिखित एवं अलिखित संविधान के आधार पर, दुष्परिवर्तन एवं सुपरिवर्तन के आधार पर। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें संसदीय, मतलब संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक शासन के बारे में संबंध जो करता है कार्यपालिका और विधायिका के बीच में क्या संबंध है, इस आधार पर किया जाता है। ये आधार क्या है, ये गलत है, ये क्या है, ये दोनों गलत हैं, बाकी आंसर ये होगा। ये सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले दिया था, कि सरकार का क्या है, व्यवस्थित, सरकार का व्यवस्थित। देखिए अरस्तु साहब का कितना है, आप इसको अगर देख लेंगे एक बार वीडियो और इनके विचार एक जगह लिख लेंगे तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इसलिए बार बार हम कहते हैं कि इनके प्रश्न को पढ़ें और इनको एक ही जगह लिखने का प्रयास करें। देखिए दिया है प्लेटो, अरस्तु, जेलनिक और जीबी शाह। तो आंसर क्या होगा, ये अरस्तु। यह बात राज्य सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया है, अरस्तु ने किया है। ये सरकार का सबसे व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया है, अरस्तु साहब ने। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी की ओट में नौकरशाही शासन करती है। यह बात किसने कही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी में एक बार पूछा था, एसएससी में
सीजीएल में, सीजीएल में पूछा है, और पीजीटी में तो 2 बार 3 बार पूछा, टीजीटी में पूछा ये। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या, हार्मन दिया है, रैमजे म्योर दिया है ये, और हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स। तो यहाँ पे क्या होंगे, रैमजे म्योर। ये इनका विचार बहुत ही पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग ये। और एक आधुनिक राज्य बिना संविधान के राज्य नहीं बल्कि अराजकता का साम्राज्य है ये। किसका साम्राज्य है ये, अराजकता का। और यह बात किसने कही है, देखिए कह रहे एक आधुनिक राज्य के बिना, ऑप्शन दिया लॉर्ड ब्राइस, एबी डायस, जेलनिक, जेबिसा। ये आंसर क्या होगा, ये जेलनिक का विचार ये है। और निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही की विशेषता नहीं है, नौकरशाही की विशेषता नहीं कि अनमता, तटस्था, लाल फीताशाही, टेक्नोक्रेटिक्स। तो जो है ये लाल फीताशाही नहीं है। और दोस्तों इस 50 क्वेश्चन की सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है। कैसा लगे, आपको लगा है, कमेंट में करेंगे, ज़रूर कमेंट करेंगे। और सेशन को अपने दोस्तों, सगे संबंधियों और मित्रों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे कि एग्ज़ाम टाइम एकेडमी अपने नए नए प्रश्नों के साथ प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की सीरीज करा रही है। तो एग्ज़ाम टाइम एकेडमी के सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी, और अपने तैयारी को और सफलता के करीब ले जाएं, जिससे आपकी सफलता हमारा क्या है, हमारे लिए उत्साहवर्धन होगा। अगर आप सफल होंगे तो ये चैनल, आपकी जो टीम है आपके लिए खुशियाँ मनाएगी ये, ठीक है। आपकी सफलता पे बहुत विशेष जोर दे रही है कि ताकि नए नए प्रश्नों के साथ आ रहे, ताकि आप तैयारी के साथ उतने ही मतलब सफलता के उतने ही करीब पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों।